मैजिक स्टोरी टीवी। कितनी गंदी बदबू आ रही है। माँ जी, इस घर में तो एक पल भी रहना दुर्भर है। वो तो है बहू, लेकिन बस क्या करें, अब तो यही जगह है हमारा बसेरा है। यहाँ नालों के ऊपर बस हम ही थोड़ा ही है जो ऐसे रह रहे हैं। यहाँ और भी कितने लोग हैं, सब मजबूरी और जिंदगी का खेल है बहू। माँ जी, ये पांचों भाई भी बस आते ही होंगे, मैं खाना लगा देती हूँ। रुक जा बहू, इस नाले की इतनी गंदी बदबू है कि एक पल सांस भी लेना दुर्भर हो रहा है। फलों को नाक से हटाया नहीं जाता, ऐसे में मुंह खोलकर खाना कैसे खाएंगे। माँ, मैं खिड़कियों पर पर्दा कर देती हूँ, उससे नाले की गंदी बदबू अंदर नहीं आएगी और कुछ देर बाद हम आराम से खाना खा लेंगे। सुधा ने ऐसे बोलकर पूरे घर की खिड़कियों पर पर्दे ढक दिए और जब उनके पति आ गए तब उन्होंने ऐसे ही अंधेरे में खाना खाया। विमला अपनी पांचों बहुओं और बेटों के साथ रहती थी। वो लोग बड़े से नाले के ऊपर जमीन में बांस गाड़े घर बनाकर रहते थे। विमला का घर इकलौता वहां ऐसा नहीं था, वहां उस नाले में पूरी एक बस्ती भी बसी हुई थी। माँ, इस जगह पर तो खाना भी बहुत बुरा लग रहा है, नाले की बदबू ही इतनी गंदी है। अब तो खा लो मेरे बच्चों, जब जिंदगी ही यहाँ ले आई है तो अब ऐसे ही गुजारा करना होगा। सभी ने नाक मुंह भींच कर वो खाना खा लिया और फिर उन पांचों के पति नाव में बैठकर नाला पार करके फिर से अपने काम पर ही चले गए। ऐसे ही सिलसिला जारी था। नाले में रहने वाले लोगों के साथ बहुत दिक्कतें थी। अगर उन लोगों को छोटी से छोटी चीज भी लानी होती थी तो वो उसे नाव से नाला पार करके ही लेकर आते थे। ऐसे ही आज विमला की भी दो बहुएं बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी। कोमल भाभी, जरा संभल कर नाव को चलाइए, मुझे तो डर लग रहा है कहीं हम इस नाले में ही ना गिर जाए। डर तो मुझे भी लग रहा है, ये कश्ती कितनी डुगुर मुगुर हो रही है। सही कहा, बस अब तो घर आ ही गया है। कोमल ऐसे बोलते हुए बस अपनी नाव को आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी जिसका डर था वही हुआ। उसकी नाव का चलते चलते बैलेंस बिगड़ गया और अपने घर से बस थोड़ी सी दूरी पर दोनों बहुएं नाले में गिर पड़ी। माँ जी, लगता है आज तो नाले में कोई गिर गया बेचारा, बिल्कुल ऐसी ही आवाज लगी थी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। है? अच्छा बहू, चल मैं अभी देखकर आती हूँ। सुधा की बात सुनकर बाहर विमला अपनी बालकनी में आई, जहां उसने देखा कि दो औरतें कीचड़ में ऊपर से नीचे तक ढकी हुई थी। सभी मोहल्ले वाले उनका मजाक बना रहे थे। हे भगवान, माँ जी देखो ना क्या हो गया। हे भगवान, बहू ये तुम दोनों कैसे हुआ ये? दोनों भूत। ज्यादा मत बोलो बहना। विमला बहन, हर किसी के बस की नहीं है ऐसे नालों के ऊपर रहना, समझ आया? विमला बस सभी की बातें सुनकर खून का सा घूंट पीकर रह गई। वो आकर कह भी क्या सकती थी। दोनों बहुएं नाव चलाकर किसी तरह घर में आई, जहां उन्होंने साफ पानी से स्नान किया और अपने कपड़े वगैरह बदले। नाले के पास उन्हें इन सभी दिक्कतों का तो सामना करना ही पड़ता था। कोई भी उस जगह खुश नहीं रहता था। ऐसे ही एक दिन उर्वशी बाहर अपनी बालकनी में कपड़े सुखाने का जुगाड़ बना रही थी। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर एक कील ठोक दूं तो मेरे कपड़े यहाँ सूख जाएंगे। उर्वशी ने जुगाड़ लगाकर रस्सी बांधी और फिर वो अपने कपड़े फैलाने लगी, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त उसकी रस्सी टूट गई और सारे कपड़े नाले में जा गिरे। हे भगवान, मेरे कपड़े, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, आजा आजा, आ भी जा मेरे हाथ में। उर्वशी ने बहुत कोशिश की कि उसके कपड़े उसके हाथ आ जाएं, लेकिन कोई कपड़ा हाथ नहीं लग पाया। सभी कपड़े नाले के बहाव के साथ ही बह गए। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है तू? नालों के ऊपर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, कोई काम यहाँ ढंग से नहीं होता है। इतनी बदबू में यहाँ रहो, खाओ पियो, ऐसा लगता है कि शौचालय में ही घर बना लिया हो हमने। पहले हमारा घर कितनी अच्छी जगह पर था, काश कि वो बिजनेस में घाटा ना हुआ होता तो हम कभी ऐसी जिंदगी ना जीते। कौन चिल्लाया? उर्वशी कपड़ों वपड़ों सभी का दुख भूल गई और प्रणाली की आवाज सुनकर जल्दी से अंदर को भागती हुई गई। क्या बात है प्रणाली, क्या चिल्लाई? भाभी, इस जगह पर तो जिंदगी अजाब हो गई है, अजाब। अरे हमसे अच्छी जिंदगी तो जानवरों को नसीब हो जाती होगी, यहाँ तो गुड़ गोबर सब एक हुआ पड़ा है। क्या हुआ है बहू? अरे देखो ना, अच्छे खासे में बर्तन धो रही थी, अचानक ही टंकी से साफ पानी आते आते ये नाले का पानी निकलने लगा। सारे मेरे कपड़े बर्तन सब गंदे हो गए। हम खा लेंगे इनके अंदर खाना अब। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये जगह तो पूरी ही बहुत ज्यादा गंदी है। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि हमारा यहाँ गुजारा कैसे होगा। माँ, ये ऐसी जगह है जहाँ कोई रईस आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन जरा मजबूरी की तो ताकत को देखिए, ये सब करवा देती है। इसने लोगों को नालों के ऊपर रहने को मजबूर कर दिया। सुधा की बात सुनकर बस सभी चुप से ही हो गए। ये बात तो सच्ची थी कि शहर से दूर उस जगह पर कोई भी शहरी इंसान आना जाना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन गरीब लोगों का वो नाला ही बसेरा था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। बदबू, गंदगी और परेशानी में ही पांचों बहुओं का वक्त कट रहा था, लेकिन अब तो धीरे धीरे उन्हें सबकी आदत बन चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था कि एक दिन विमला अपनी बालकनी से नाव में बैठकर सब्जी लेने जाने लगी। हे भगवान, हाथ में भी तो इतनी ताकत नहीं बची कि नाव जरा तेजी से चला लूं। अरे ये सूट बूट पहना हुआ आदमी कौन है और ऐसे मुझे क्यों देख रहा है? विमला नाव चलाते हुए उस आदमी को ही देखने लगी और देखते देखते ही उसने नाले को पार कर दिया। नाला पार करके वो एक कूड़े के ढेर में से गुजरी, जहां से वो आदमी उसे देख ही रहा था। हद हो गई, ये तो अब भी खुले जा रहा है, अभी बताती हूँ इसको। विमला ऐसे बोलकर गुस्से में उस आदमी के पास पहुंच गई। कौन हो जी भाई साहब, क्यों ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे हो? अम्मा जी, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस ये देख रहा था कि आप लोगों का घर नाले के ऊपर बना हुआ है। मेरा मतलब आपको ऐसी जगह रहने में परेशानी नहीं होती? आकाश की बात सुनकर विमला की आंखें भर आईं।
होती है ना, बहुत होती है, लेकिन क्या करें, गरीबी और हालातों की वजह से जहाँ जगह मिल जाए बस वहाँ रह लेते हैं। और बस मेरा ही परिवार नहीं, यहाँ तो बहुत लोग हैं जो ऐसे नालों पर रहते हैं। मैं समझता हूँ, वरना कोई अपनी मर्जी से ऐसे नाले में रहना क्यों चुनेगा। अम्मा जी, मैंने आपकी दशा को देखा है, पता है बचपन से मैं इन नालों के घरों के बारे में जानता आया हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ करूँ। अम्मा जी फिक्र मत कीजिए, अब अगर मैंने आपकी इसी जगह को आरामदेह नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी आकाश नहीं। आकाश ऐसे बोलकर उस वक्त तो वहां से चला गया, लेकिन वो अगले दिन अपने साथ अपनी पूरी टीम को लेकर पहुंचा और उसने वहां लकड़ी की जमीन बनवाने का फैसला किया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जिसके लिए सबसे पहले नाले में बांस गाड़ी गई और उसके ऊपर लकड़ी से जमीन बिछाई गई। नाले में रहने वालों ने भी आकाश के इस अच्छे काम में मदद की और बहुत जल्द वो दिन भी आया जब नाले वालों को जमीन मिल गई। शुक्रिया, आप तो हमारी जिंदगी में बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह आए। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि आपके इस अच्छे काम को मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। सालों से हम इस गंदे नाले में रहते थे, बदबू हमें मारती थी, लेकिन हम फिर भी मजबूरी की खातिर यही वक्त काटते थे। लेकिन आज आपने हमें जमीन दे दी। हम गरीब हैं, आपको कुछ ज्यादा तो दे नहीं सकते हैं। हम गांव वालों की तरफ से इसे ही तोहफा समझ लीजिएगा, ये हम सभी ने मिलकर बनाया है। आकाश को सभी गांव वालों ने एक मफलर बनाकर दिया था, जिसको उसने खुशी से लिया। इस तरह आकाश एक फरिश्ते की तरह उनकी जिंदगी में आया था, जिसने गरीब गांव वालों को जमीन दी थी। अब सभी अपने काम आराम से करते थे, नाले की बदबू भी अब किसी को नहीं सताती थी और अब सभी वहां खुशी खुशी रहते थे। बहुत हो गया, आज आसमान से भगवान खुद भी उतर कर आ जाएगा तो भी मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुम पांचों ने आज मेरी बर्दाश्त की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से, यही तुम्हारी गलती की सजा है। माँ जी, हम लोगों को घर से मत निकालिए। हाँ माँ जी, हमारी भूल चूक को माफ करके बस हमें एक मौका दे दीजिए, हमें मायके मत भेजिए माँ जी। वैसे भी शादी के बाद एक लड़की का घर उसका अपना ससुराल होता है। सासू माँ, हम सब जानते हैं हमने जो गलती की है वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था माँ जी। फर्क बस इतना है कि हमारे पास हमारी बातों के सिवा बेगुनाही का सबूत देने के लिए कुछ नहीं है। आखिर मंजू देवी की बहुओं से ऐसी भी क्या गलती हुई थी जो उनके रोने बिलखने के बावजूद भी सास का दिल पिघलने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे तो हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों, ये तो आप भी जानते हैं, सास बहू के रिश्ते में 36 का आंकड़ा रहता है। किसी घर में बहुएं सास की ईंट से ईंट बजाती है तो किसी घर में बहुएं शेर तो सास सवा शेर होती है। तो क्या ऐसे ही कोई वजह है जिसके कारण मंजू देवी अपनी 5 बहुओं पर गरम मसाले जितना तेज गुस्सा कर रही हैं? चलिए पेश करते हैं। देखिए पंडित जी, मुझे ऐसी बहुएं चाहिए जो मेरे बाद मेरे घर को अच्छी तरह संभाल सके, मेरे बेटों का मुझसे भी बढ़कर ख्याल रखें और मेरे घर को स्वर्ग बनाकर रखें। तो ऐसा ही रिश्ता दिखाइए। किसी भी तरह से अगर उन 5 लड़कियों का रिश्ता इस घर में पक्का हो जाए तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। इधर से भी दक्षिणा मिलेगी और उधर से लड़की वाले भी दक्षिणा देंगे। अरे वाह, मेरी तो 5 उंगलियां घी में डूबेंगी। क्या हो गया पंडित जी, कहाँ खो गए? बहन जी, आप तो जानती हैं आज के जमाने की बहू कितनी चालबाज होती हैं। आते ही भाई भाई के रिश्ते तोड़वा देती हैं। मैं आपके घर को बिखरते नहीं देखना चाहता। खैर, ये देखिए, ये 5 लड़की बिल्कुल गऊ हैं, गऊ। जुबान तो इनके मुंह में है ही नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ इन्हीं को अपने घर की बहू बना लीजिए, शांति भी बनी रहेगी और सब कुछ कुशल मंगल भी चलेगा। ठीक है पंडित जी, आप इन्हीं से मेरे बेटों की बात चलाइए। वैसे तो मंजू देवी बहुत तेज तर्रार स्वभाव की थी, लेकिन पंडित जी की बात को मानकर मंजू अपने 5 बेटों की शादी सिमरन, जूली, अंकिता, ज्योति, गुंजन से करवा के बहू बनाकर ले आती हैं। चलो मेरे घर की लक्ष्मियों, इस कलश को दाएं पैर से गिराकर अंदर आओ। ये बात सबसे पहले गृह प्रवेश मैं करूंगी। ऐसा बोलकर जूली कलश को जोरदार लात मारती है और ये लगा 6। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अरे मोरी मैया, मेरी खोपड़ी तोड़ डाली। अरे ओ मेंटल मूर्ख बहू रानी, इतनी जोर से कलश उछालने को किसने कहा था? अच्छा तुझे आपने तो कहा गृह प्रवेश करने को, वो मैं विराट कोहली की जबड़ा फैन हूँ तो जज्बात में आकर चाका छक्का लगा दिया। हे भगवान, कैसी मूर्ख बहुएं पल्ले पड़ गई हैं। चलो अंदर आओ 5। जी माँ जी। क्या हुआ, सर फट रहा है, मैं दबा दूं? गला दबा दे मेरा बहू। तौबा तौबा सासू माँ, अगर हमने आपका गला दबा दिया तो आपकी तो टाई टाई फिस हो जाएगी। अरे मेरे सपूतों, अपनी बैल बुद्धि पत्नियों को कमरे में ले जाओ, वरना आज ये मेरा माथा चाट जाएंगी। जी माँ, चलो सिमरन। चलो अंकित, चलो। 5 मूर्ख बहुएं मुस्कुराकर कमरे में जाती हैं। इसी तरह से 5 की पहली रसोई का दिन आ जाता है। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बहुओं। देखो बहुओं, मैंने तुम्हारी कल की गलतियों पर मिट्टी डाल दी, आज कोई गड़बड़ मत करना। बढ़िया सा खाना बनाना जिसे खाते मुंह में मिठास घुल जाए, समझी? अजी सासू माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। कुछ देर में 5 बहुएं तरह तरह का खाना बनाकर परोसती हैं। खाने की खुशबू से 5 के पति और सास खुश होते हैं। अरे वो खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लगता है आज तो होटल फेल कर दिया है हमारी पत्नियों ने। अरे भाई परोसो। खाइए खाइए, एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जैसे सब खाना चखते हैं तो सास का पारा चढ़ जाता है। अरे पीजे बिन पेंदी की लोटी, ये क्या बनाया है? पूरा का पूरा खाना मीठा है।
मटर पनीर की सब्जी चाशनी में डूबी हुई है, पूरी भी मीठी। अरे खाना बनाते वक्त अकल क्या घास चरने चली गई थी तुम्हारी? वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे माँ जी। हमने सारा खाना आपके हिसाब से बनाया है। आपने कहा था कि मिठास भरा होना चाहिए खाने में, इसीलिए हमने सब कुछ मीठा बनाया है। अपनी मूर्ख बहुओं की बात पर सास माथा पीट लेती है। ये हमारा राम जी, अरे मेरी महामूर्ख बहुओं, मैंने तो मुहावरा कहा था क्या तुम पांचों को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। पर माँ जी, भैंस के आगे बीन कौन बजाता है? बीन तो सपेरा बजाता है। अरे मेरी महान बहुओं, बख्श दो मुझे, जाओ यहाँ से। पांचों मूर्ख बहू चली जाती हैं। सास बड़बड़ा कर रह जाती है। ऊंची दुकान फीके पकवान सा हाल है पांचों का। इसी तरह से पांचों बहुएं कोई ना कोई मूर्खता करती हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। कभी प्रेस पर रोटियां बनाती तो कभी कुछ। इसी तरह एक दिन, ये राम, ठंड की वजह से 2 दिनों से धूप नहीं निकल रही, कपड़े कैसे सूखेंगे? अरे इतनी सी बात, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है कपड़े सुखाने का। जूली और ज्योति गीले कपड़ों का ढेर कमरे में लाकर पंखे पर टांग कर पंखा चला देती हैं। अरे वाह, तुम्हारा आइडिया तो बड़ा धांसू है ज्योति। सासू माँ हमें ऐसे ही महामूर्ख कहती हैं। इतने में चलते चलते पंखे में से शॉर्ट सर्किट होता है और पंखा बंद हो जाता है। पूरा परिवार कमरे में आ जाता है। अरे ये कैसी आवाज थी, जैसे घर में भूकंप या भूचाल आ गया हो। अरे अब कौन सी नई मूर्खता कर दी तुमने मेरी महान बहुओं? कुछ भी नहीं सासू माँ, हम तो बस कपड़े सुखा रहे थे, पंखा धड़ाम से बंद हो गया। अरे मेरी महामूर्ख बहू, तुम पांचों के ऊपर का माला खाली है क्या? पंखा हवा खाने की चीज है, कपड़ा सुखाने को रस्सी नहीं। शुक्र करो जो तुम दूर थी, वरना चिपकी रह जाती इसी में। पर इतने के बाद भी पांचों की मूर्खताएं कहाँ खत्म होने वाली थी। एक दिन गली में सब्जी वाला आता है। Like, subscribe and share. सब्जी ले लो, सब्जी, गोभी ले, कांदा ले, घिया ले, मूली ले, आओ ताजी ताजी सब्जी ले लो। तभी अंकिता और सिमरन बाहर आती हैं। अरे ओ सब्जी वाले भैया, जरा 1 लीटर आलू तौलना। बेचारा सब्जी वाला सर खुजाते हुए पहले तो बड़बड़ाता है, फिर मुस्कुरा देता है। अरे भाभी जी, ये तो बताओ 1 लीटर आलू लोगी किसमें? वही तो मैं भी सोच रही हूँ सब्जी वाले भैया, डिब्बा तो ये लाई नहीं है, मूर्ख। हाय राम, ये दोनों तो एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं। एक मूर्ख तो दूसरी महामूर्ख है। सब्जी वाला 1 किलो आलू तोल कर दे देता है। बगल में से पड़ोसन झांक कर दांत फाड़ कर उनकी खिल्ली उड़ा रही होती है। अंकिता, ये मोहल्ले की लुगाइयां हमें देखकर ऐसे दांत क्यों चमका रही हैं? अरे ये पागल खाने से छूट कर आई होंगी, मुझे तो लगता है क्लॉस का असर है। अरे मेरी मूर्ख बहुओं, बाहर खड़ी होकर क्या खिचड़ी पका रही हो? अंदर आओ। हाय माँ जी। इसी तरह से सिलसिला जारी था। अपनी मूर्ख हरकतों के चलते पांचों किसी न किसी गलती के लिए डांट खाती रहती, लेकिन फिर मंजू देवी उन्हें माफ कर देती। लेकिन अब जो होने वाला था अलग था। एक रात उनके घर में चोर घुस आते हैं। पांचों शोर मचाती हैं। चोर चोर चोर, अरे पकड़ो पकड़ो। ओ जी, उठो उठो। हे भगवान, हम पांचों के पति तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, अब क्या करें? तभी चोर चाकू निकाल लेता है। खबरदार, जो अब तू चू भी करी तो बताओ सारा माल पानी कहाँ रखा है? अरे चोर जी, ये माल पानी क्या होता है? अरे मूर्ख लोगाइयो, माल पानी बोले तो रोकड़ा, सोना। अब बोलो। अच्छा, सीधे जाकर उल्टे हाथ को हमारी सासू माँ का जो कमरा है ना, उसी के अंदर लॉकर है। सारे जेवरात, सोने चांदी, रुपए, पैसे और चाबी तकिया के नीचे। लेकिन चोर जी, आप सब कुछ लेकर चले जाइए, लेकिन हमें और हमारी सासू माँ, हमारे परिवार को कुछ मत कीजिएगा। ठीक है ठीक है। चोर दबे पांव कमरे में घुसकर हाथ साफ कर लेता है और सब भागने लगते हैं। तभी सास की आंख खुल जाती है, लेकिन तब तक चोर 9-11 हो जाते हैं। सास का गुस्सा बहुओं पर भड़क जाता है। तुम पांचों ने आज साबित कर दिया कि तुम सच में महामूर्ख हो। लाखों का सोना चांदी रुपया सब चोरों को दे दिया। हम और क्या करते माँ जी, उनके पास रामपुरी चाकू था, हमारा दिल धक धक कर रहा था। बस अब तुम पांचों अभी के अभी बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मेरे घर से। माँ जी, बस एक मौका दे दीजिए। माँ, इन पांचों को माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हम पांचों की पत्नियां महामूर्ख हैं, गलतियां करती हैं, लेकिन माँ आज इन्होंने होशियारी का काम किया है। वैसे भी जान से बढ़कर रुपया पैसे थोड़े ना है, जान बची तो लाखों पाएंगे। ये सुनकर सास का सारा गुस्सा दूर हो जाता है और वह अपनी पांचों मूर्ख बहू पर गर्व करते हुए बोलती है, थैंक यू। मुझे माफ कर